मसलन नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। तशवीश रोज़ बढ़ती जाती है। कभी सिक्योरिटी का मसला आज बब धमाका हो गया इस्लामाबाद पे, कभी मीशत का मसला, कभी मुल्क के अदम इस्तेहकाम का मसला। रोज़ नई कहानियाँ आती हैं, रोज़ सामने आती हैं, लेकिन खुलासा एक ही होता है। लोग जहाँ जाते हैं पूछते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा, और मैं भी यही सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इमरान खान इलेक्शन करवा लेते हैं कि नहीं करवा लेते। मुझसे इससे भी गर्ज नहीं है कि पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है और उसके नतीजे में कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे तो शक पड़ता है सब मिले हुए हैं, यानी परवेज़ इलाही और नून लीग ही नहीं मिली हुई, बल्कि लगता यह है कि इमरान खान भी इनके साथ मिले हुए हैं और जो करना चाहते हैं वो एक एजेंडा है जिस पर सब जारी है। इमरान भी नहीं चाहता असम्बलियाँ टूटे, परवेज़ इलाही भी नहीं चाहता असम्बलियाँ टूटे, और शायद नून लीग वाले भी इंटरेस्टेड नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाए। ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है मुल्क के अंदर, इसका खुलासा क्या निकलता है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। रोज़ एक सवाल को मुख्तलिफ ढंग से मुख्तलिफ जावियों से हम बयान करते हैं। मसलन आज हम पूछेंगे पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या होगा। कोई इसके कानूनी पहलू पर बात करेगा, कोई इसके सियासी पहलू पर बात करेगा, कोई होगा कि भाई ये जीत सकता है वो जीत सकता है, ये असेंबली टूटेगी तो खैबर पख्तूनख्वा की टूटेगी। और भाई आवाम को इससे गर्ज नहीं है, आवाम को इससे गर्ज है उसके उनके हालात कब सुधरेंगे। बहरहाल इसी पे बात करते हैं, यही हम काम हमारा है, यही मुकद्दर है इस वक्त इस कौम का कि इस किस्म की बहस तो मिल जाए रहे, उस पर बात करती रहे। हमारे साथ जी बहुत हमारे मुमताज़ एंकर पर्सन पीजे मीर साहब, जिनके बारे में हमेशा मैं कहा करता हूँ कि पायनियर हैं ये निजी टीवी पे एंकरिंग के, और दूसरे आगा मसूद हुसैन कराची से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो बहुत अच्छे कालम नवीस भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, और इम्तियाज़ आलम साहब हमारे ज़माने में बहुत बड़े इनकलाबी और आज तक अपने नज़रियात पर डटे हुए और खुलकर बात करने वाले शख्स हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमें फ़ौरन अभी कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। मीर साहब मैं आपसे ही पूछता हूँ जी, अभी मैं आ रहा था पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई सुन रहा था कि वो हो रही है, कैसे हो रही है। कल डी नोटिफाई किया, आज कोर्ट में गया, कोर्ट में पता नहीं क्या हुआ, एक बेंच टूट गया, दूसरा बेंच बन रहा है, क्या बन गया होगा, कोई फैसला भी कर देंगे। अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई। एक आप क्या कर रहे हैं ये सारे मिलकर, और किधर जा रहे हैं हम सब लोग। आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक नेशनल मजाक हो गया। आगा साहब ये पीजे मीर साहब बता रहे थे पंजाब असम्बली का हाल, वहाँ सिंध में भी यही होता है, लेकिन वो कुछ और हालात हैं, कुछ और सूरत हाल है। सवाल तो यही मुल्क का क्या बन रहा है, हम क्या सीरियस थे किसी बात पे। देखिए मीर साहब, आपने बड़ा दर्दमंदाना सवाल किया है, और ये सवाल मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर बाशऊर कर रहा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान की सालमियत जो है कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कमजोर पड़ती जा रही है। और इसमें आपका कहना बिल्कुल सही है कि जानबूझकर ये सारे सियासतदान मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसे अंधेरे गली में ले जा रहे हैं कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो सियासतदान हैं जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर आते हैं, और इसके बाद यह है कि वो आवाम की खिदमत करने के बजाय या मुल्क को मुस्तहकम करने के बजाय वो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। आज यही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को दरपेश है, और इनकी सफ़ों में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर भी शामिल हो गए हैं। और पीजे मीर ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ हो रहा है। खुदा के लिए इस मजाक को ख़त्म करें और ये मिल बैठ के बात करें। मुझे हैरत है कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के सदर हैं और सुप्रीम कमांडर हैं, वो अभी तक अपने मिशन में कामयाब क्यों नहीं हुए। उनको भी मेरे ख्याल है कि इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहिए। महज अखबारी बयानात के जरिए कहना के साथ हम काम कर रहे हैं और मुस्तहकम और यह है कि इनके अंदर मफामत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमें तो नजर नहीं आ रहा। हर रोज जो है ना एक महंगाई का अफरीत है, बेरोजगारी का अफरीत है। इस वक्त तकरीबन कोई 8 लाख नौजवान जो हैं इस साल के अंदर अंदर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये ब्रेन ड्रेन इस तरह होता रहा तो पाकिस्तान को ये फिर कौन संभालेगा। तो मेरी तो कम से कम आपकी तवज्जो से यही गुजारिश है कि जो इस मुल्क के पासबान हैं वो सोचें और इनको इतनी ढील ना दें कि हमारे गनीम ममालिक को मौका मिल जाए कि हमें बहुत सी चीजों से महरूम कर दे। तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग इस बहुत
खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और जब तक के इस सिलसिले में किसी ने कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल जो है हमारे काबू से बाहर चली जाएगी। जी इम्तियाज आलम साहब, आप कुछ रोशनी डाली है। पंजाब असेंबली की बात तो मैंने अर्ज की थी और पीजे मीर भी कर रहे थे बात, वो शायद बाद में भी करेंगे, कुछ लाइन में गड़बड़ आ रही थी और आगा मसूद हुसैन साहब भी बड़े दुख दर्द से बता रहे कि लेकिन इस तरह अगर हम सियासतदानों के बदनाम इल्ज़ाम लग के हम पे बदनाम कर रहे हैं और गैर सियासी अनासर को शय दे रहे, क्या कोई रास्ता नजर आता है आपको? कोई है जो मुल्क को बचा सके इस सारी सूरत हाल से? देखिए, मुल्क को बचाने से क्या मुराद है? तालिबान से बचाया जी जाए जी जी जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो ड्यूरल लाइन से हमले हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए तो फौज मौजूद है और मिशन की बात पे खामोशी है। तो हम किस चीज से मुल्क को बचाना चाह रहे हैं? जो क्राइसिस है वो बड़ा हमागीर है, ये बड़े अरसे से था, इमरान खान के दौर में बढ़ गया, अब वो वही कंटिन्यू कर रहा है। अगले 5-10 साल में पाकिस्तान की मईशत को संभालने में लगेंगे अगर सही तौर पर संभाली जा सकी। हालात अच्छे नहीं है, ना आइंदा महीनों में अच्छे रहेंगे क्योंकि जिस तरह का माशी बहरान है, मालियाती बहरान है। तो मुझे ये लगता ही है कि सियासत से बड़ा जो बहरान है वो मईशत का है। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह की सियासत चल रही है उसकी मईशत वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो सियासत की जो धमा चौकड़ी हो रही है, जो कन्फ्रंटेशन हो रही है, सियासतदानों को मैं समझता हूँ कि इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। दूसरी बात मैं कहूँगा कि भाई इख्तिलाफ किस बात पे है, कि इख्तिलाफ किस बात पे है कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो या मई जून जुलाई में हो जाए, क्योंकि अक्टूबर तक इलेक्शन को ले जाना भी पीडीएम के लिए मुश्किल होगा और मार्च में भी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी तैयारी चाहिए, वरना फिर एक और क्राइसिस शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन में अभी धांधली हो गई, गड़बड़ हो गई, लिस्टें ठीक नहीं थी, फलान ठीक नहीं था। तो लिहाजा ये जो मामला है, ये इलेक्शन का मामला भी संजीदा है और इसे अफरा तफरी में नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई तारीख पर समझौता हो सकता है। ये जो पंजाब में गड़बड़ चल रही है, जाहिर है कि इमरान खान ने अब बाहर जो है कन्फ्रंटेशन की ऊंची कर दी थी और 20 तारीख कल उन्होंने असम्बलियां तोड़नी थी। तो जाहिर है कि इस वक्त पीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकता कि असम्बलियां टूटे और अगर चूंकि पंजाब की असम्बली टूटी तो अब केबी की भी टूट रही है और अब 123 इस्तीफे भी इमरान खान के जो है वो उनकी कंफर्मेशन नहीं कराई जाएगी। तो मामला चल गया है, लेकिन पंजाब में ये क्राइसिस रहेगा। मुझे लगता ही है कि मामला पंजाब में कहीं गवर्नर राज की तरफ न चला जाए। ये जो इन्होंने विड्रॉ किया है एतमाद का वोट, तो जब चीफ मिनिस्टर ही एतमाद का वोट खो चुका तो फिर एतमाद का वोट कैसे रह जाएगा फ्लोर पे। और दूसरी बात ये कि एतमाद का वोट इन्हें सूट नहीं करता था, इन्होंने गालबन किया इसलिए मुकदम के तौर पे कि असेंबली ना टूटे, तो वो तो बच गई। असेंबली करना टूटना शायद चौधरी परवेज लाई भी नहीं चाहते कि असेंबली टूटे और कुछ लोगों का ख्याल है शायद इमरान भी नहीं चाहते। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं समझता कि इमरान नहीं चाहते, लेकिन इमरान शायद उनके साथ उनकी पार्टी नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये अब आप देख रहे हैं कि चौधरी साहब ने अभी 160 अरब रुपए का एक मंसूबे का ऐलान किया है और क्या कहते हैं जनाब और सिंध को मिलाने का क्या है, तो शाहराहें बनानी है। फिर उन्हें 100 अरब रुपए अपने गुजरात में खर्च करने हैं। तो ये लाहौर की कुछ 56,000 एकड़ जमीन को उन्होंने कन्वर्ट कर रहे हैं इनको क्या नाम है हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। तो ये सारे बड़े इंटरेस्ट हैं। बाकी एमपीएस को फंड मिल रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले वो कुछ तो लोगों को दिखा सके, कुछ सड़क ठीक होती हुई, कुछ स्कूल बनता हुआ, कोई दीवार बनाते हुए। तो लिहाजा ये जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि
इमरान खान सिस्टम को ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। ठीक बात आपकी अगर बात। अगर वो ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो सिस्टम टूट भी सकता है। ठीक बात। पीजे मीर साहब, आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। वैसे तो राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन अगर आपकी बात मुकम्मल चूंकि नहीं हुई थी, मैं चाहता हूँ मुकम्मल कर लें टेलीफोन लाइनों की खराबी की वजह से, ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। जी मीर साहब, बात हुई है, देखिए ना, इसमें सीरियसनेस कौन दिखा रहा है? अगर तो इन्होंने डिसॉल्व करनी है असेंबलीज तो कर दें। वेट किस चीज का है, मुझे बता दें। क्या आपको इशारा आएगा, क्या आपको इंडिकेटर आएगा, कुछ होगा, आपने करना है, आप कर दें। ये सारे जो टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स होते हैं कि आप कहां ना कहां बैक ट्रैप पे निगोशिएशंस करें। निगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत चल रही है, ये मुझे पक्का पता है, और मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि आई एम प्रिवी टू इट। ये बातचीत चल रही है और ये आप देखेंगे कि ये या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी या ये खराब हो जाएगी। देखें, आज आप एक बड़े अफसोसनाक चीज है कि गवर्नर हाउस के अंदर 3 सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं। एक अंदर बैठी है, पुलिस है, रेंजर है। मुझे बताएं कि आप कर क्या रहे हैं यार? एक गवर्नर हाउस को 3 सिक्योरिटी एजेंसीज, एक फेडरल है, 2 आपके प्रोविंशियल लगी हुई हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इस कन्फ्रंटेशन को रोकना है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा आके फ्यूचर पॉलिटिक्स का, क्योंकि फ्यूचर पॉलिटिक्स आपको कोई अच्छी नजर नहीं आ रही। सो इस लिहाज से मैंने आपको पहले भी कहा है, पैसा बहुत लगा हुआ है इसके अंदर, और ये अगर तो एक प्लान 1 नहीं काम होगा, प्लान 2 काम आ जाएगा। कोई बीमार हो जाएगा, कोई एब्सेंट हो जाएगा, कोई मुल्क के बाहर चला जाएगा, और आप देखेंगे कि ये आपका पैसा कमाल दिखाएगा, और ये होगा। लेकिन अगर ये जो मैच है, जो एक्चुअल मैच है, वो है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का मैच है, और स्पीकर का, इनका जो मैच है, ये मैच कहां जाके बैठेगा, इसको कौन जीतेगा, ये अब आपको टाइम ही बताएगा। ठीक बात है जी। राजा साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस जितनी भी गुफ्तगू आप सुन पाए हैं, क्या कहते हैं? पंजाब का ये बहरान है, मुल्क का बहरान है, इकॉनमी का बहरान है, सियासी बहरान है, सिक्योरिटी का बहरान है। आज तो वो फिर एक इस्लामाबाद के अंदर वाकया हो गया। क्या क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल पे? क्या तज्जिया है आपका? कानूनी राय तो आपकी अपनी जगह, एक पाकिस्तानी की राय भी साथ में जानना चाहूंगा। मीर साहब, इसमें बड़ी ये जो सी है ना अलार्मिंग सिचुएशन, किसी भी चैप्टर को देख लें पाकिस्तान के, वहां पे आपको एक अलार्मिंग बेल रिंग करती नजर आ रही है, कि जो कि आपको बता रही है कि खुदारा सुधर जाओ, ये वक्त है। और किसको बता रही है? जो वाइजर और सेन माइंड्स हैं, ये वक्त है उनके डिसीजन लेने का, उन ग्रोहों का या पार्टीज का या उनका नहीं, कि जो कि अपने मफादात के लिए या अपने किसी जिद के लिए या अपने केसेस के लिए इस वक्त सरगर्म है। और नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि इकोनॉमी को तो आप एक तरफ रखिए, वो तो अभी हर शख्स जान चुका है कि कहां तक हम जा चुके हैं। अब आप देखेंगे जी फ्रंट के में क्या हो रहा है। वो चीज ट्रेवल करती हुई आज इस्लामाबाद में लैंड किया। खुदा न खास्ता ये 15 किलो का जो सा था लोडेड खुदकुश बम्बार जो सा था, अभी तो डीसी में ये पकड़ा गया। अगर ये कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में या किसी हाई वैल्यू टारगेट पे जाके हिट करता तो कितना बड़ा नुकसान होता हमें, और किस तरफ हम चले जाते हैं। बलूचिस्तान में आप देखिए क्या हो रहा है। अब टग ऑफ वॉर क्या है? टग ऑफ वॉर ये नजर आ रही है कि जी एक तरफ वो कहा जा रहा है कि जी अर्ली इलेक्शंस हो एज पॉसिबल, दूसरी तरफ गालिबन यही है कि जी ये स्टेटस को चले, यही सिस्टम चले, और इसको जितना मैक्सिमम डिले किया जा सकता है इसको डिले किया जाए। बल्कि फजल रहमान साहब के मुंह से तो हम ये भी सुनने में आ रहा है कि जी अगर 1 साल की एक्सटेंशन देनी पड़े तो 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए मौजूदा असेंबली को। हल बड़ा इसका आसान है। अभी इन्होंने कहा कि जी आप बैठ जाइए, आप 25 जुलाई को असेंबलियां खत्म हो रही हैं, आप समझते हैं कि वो लेट है, ये कह रहे हैं कि फौरी आज ही तो दिए का 1 मई जून का कोई टाइम रख लीजिए, वहां पे जाके आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें। लेकिन अब इलेक्शन की डेट ना अनाउंस करने का मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है कि क्यों नहीं अनाउंस की जा रही। वो कहते हैं क्या अक्टूबर 23। देखिए अक्टूबर 23 उसकी भी एक्सट्रीम है ना, इसके मिडिल में अगर कोई कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात
मेरा ख्याल में आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, तो ठीक है, इनसे दोबारा राय लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं, उतनी देर में हम लाइन भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हुई थी, आप लाइन ठीक हो गई है। आगा मसूद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। पिछली बार आप शायद ज़्यादा मौका मिल नहीं पाया, क्या सारा देखे, सारा दुख दर्द आप सुन रहे हैं, पंजाब पे इस पर कंसंट्रेशन है, खैबर पर खामोश बैठा है कि हमने तो आज असेंबली तोड़नी नहीं है क्योंकि पंजाब की नहीं टूट रही। अच्छा, उधर इस्लामाबाद में धमाका हो गया है, उधर सूरत हाल हमारी ये है कि हमारी फौज सरहद पर, हमारी इस पे मगरबी सरहद पर लगता है कि उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रॉब्लम पैदा होंगे, कोयटे तक फैल गया वो सारा मामला, पेशावर चमन तक। तो ये सारी सूरत हाल जो मुल्क की है, कोई रास्ता, अब सियासतदान अगर बदनाम हो रहे हैं तो ये तो गैर सियासी अनासर ताकत पकड़ेंगे। और कुछ लोग कहना शुरू हो गए, मैंने सुना है कई महफिलों में, कि भाई ये इनके बस की बात नहीं है, कुछ और सोचो। और क्या सोचो? अब ये कोई नहीं कहता फौजी हुकूमत सोचो, उनसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये कहते हैं कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत सोचो। टेक्नोक्रेट भी कौन है यहाँ, और क्या आके कर लेंगे? किसको हम टेक्नोक्रेट कहें? जिसको चाहते हैं टेक्नोक्रेट बना के इलेक्ट कर देते हैं, सेनेट में भेज देते हैं। हमें तो ये डिफाइन नहीं है टेक्नोक्रेट कौन होता है। क्या कहेंगे आप सूरत हाल पे? ये मफादात की जंग है, इसमें पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। अब और यकीन मानिए कि वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान की रोज़ अव्वल से दुश्मन है, वो बड़ी मुतहरिक और फाल हो गई हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और जिस तरीके से ये सियासतदान आपस में कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि जो आपकी इकोनॉमी है और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये मुल्क को कहाँ ले जा रही है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो खला पैदा हो रहा है नॉन गवर्नेंस का, यानी कोई गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। मैं सिंध के हवाले से बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नेंस भी नहीं है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और हम रोज टीवी पे और रेडियो पे बैठ के यही मौजू पे बात करते हैं और बार बार बात करते हैं और रिपीट करते हैं। तो मुझे बताइए कि इस रिपीटिशन का एक तो कोई फायदा नहीं, दूसरी बात यह कि हर एक को मालूम है कि क्या कुछ हो रहा है, और आपको भी मालूम है, आप खुद बहुत अच्छे कलम निगाह रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। हो सकता है कि हम बात मसलहत की बुनियाद पर ना कह सके क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये नॉन गवर्नेंस जो इस वक्त मुल्क में आ रहा है, और जो कन्फ्रंटेशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये मुल्क को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अंडरलाइन से बात कर रहा हूँ। और ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर हम लोग जो है ना, फिर अपना सर पकड़ के बैठेंगे। हमें सुकूत ढाका से क्या हमने कोई सबक लिया है? क्या हमने कोई चीज सीखी है? और अगर नहीं सीखी तो खुदा के लिए आप सीख लें। भाई, अगर इलेक्शन के सिलसिले में ये कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो मेहरबानी करके आप आरिफ अलवी साहब से पूछें कि फिर कौन सी डेट है जो इन लोगों को मंजूर है। देखिए, अगर मफादात की सियासत है तो पाकिस्तान तसादुम की तरफ जाएगा, और अगर अवाम की खिदमत करने की सियासत है, महंगाई को कम करने की सियासत है, रोजगार देने की सियासत है, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई मफामत हो सकती है। ठीक बात, कोई तलाश करना पड़ेगी, कोई सूरत हाल, कोई हल तलाश करना पड़ेगा। इलेक्शन या नहीं इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन या बाद में इलेक्शन, किसी बात पे मुत्फिक होना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाना है, और जमहूरियत को बचाना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन की मजबूती के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमारा आइन है, और जमहूरियत जिसको हम कहते हैं वो है, और तो कुछ दिखाई नहीं। इम्तियाज आलम साहब, क्या कहेंगे आप? मैं बात कहूँ आपसे कि जमहूरियत, देखिए जमहूरियत नहीं है। लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत जमहूरियत आती है, कानून के तहत जमहूरियत आती है। ये जमहूरियत थोड़ी है, ये तो एक मफादात की सियासत है। तो फलां को बैठा दो, फलां को ले आओ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बड़े एहतराम से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज आलम साहब, आप सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप हिस्सा भी ले रहे हैं, क्या आपको क्या नक्शा नजर आता है? सियासत बदनाम हो रही है और गैर सियासी कुव्वत को नजर नहीं आती जो मुल्क को ठीक कर रहे इस वक्त, और ना आनी चाहिए? देखिए, अलार्मिस्ट व्यू हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए। सियासतदानों की खलफशारें रहती हैं। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही डिस्प्यूट हो गया है और रूल्स ऑफ द गेम ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो बुनियादी बात तो ये जो इलेक्शन के हवाले से की जाती है, उसमें सिर्फ इलेक्शन की तारीख नहीं है, उसमें रूल्स ऑफ द गेम भी तय करने की बात है
कि पार्टियां कैसे कंडक्ट करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, इंतखाबात पे सबका इतफाक हो, इंतखाबी इस्लाहात पे इतफाक हो, जानिबदार शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, और जिस पे एतराज ना उठे, लोग इंतखाबी नताइज को माने, और इंतखाबी ये जो अभी हो रही है खानदारी ये मर्दमशुमारी हो रही है, उसकी रोशनी में तो जाहिर है कि सीटें बांटी जानी है सूबों के दरमियान, जिसे हम कहते हैं हल्का बगियां, जिसे कहते हैं हल्का बगियां भी किसी बुनियाद पे होंगी ना कि सिंध की कितनी सीटें हैं और पंजाब की कितनी हैं और दीगर सूबों की कितनी हैं। और इसी तरह लिस्टों का मामला भी है, लिस्टों में बड़ा एतराज उठता है। अब कराची में तो बहुत एतराज उठ रहा है करते से कि वहाँ की पॉपुलेशन को सही बयान नहीं किया गया पिछले सेंसस में। तो लिहाजा आपको आप देखेंगे कि याद दिलाऊं आपको कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इमरान खान के दौर में तय हुआ था कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हो, और अगर नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नहीं होते तो बहुत जगहों से इतराज आएगा। और तो मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च में तो इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता ही है कि अक्टूबर का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहना ही चाहूंगा कि किसी दरमियानी तारीख में सोच लिया जाए। ठीक बात है। मर्दमशुमारी, अच्छा ये तो इस पर इत्तेफाक हो सकता है। अब लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ऐसी क्या वजह है कि जो इमरान खान को मजबूर कर रही है कि वो तो ज्यादा ही पुश करना चाह रहे हैं अपने एजेंडे को, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा पुश करेंगे जैसे कि मैंने पहले कहा, सिस्टम ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। ये बहुत अच्छी बात की पीछे मीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, सिस्टम ब्रेक कर सकता है और इसको और तरह भी बयान किया जा सकता है, खुदा ना करे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। जहां आसान लफ्जों में जो हमारा सेटअप है जमहूरियत का वो डिटेल हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, और इसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान में और मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस तजिए के हवाले से? साहब सिस्टम हो सकता नहीं है, हो गया है। जब आप 38 रुपए 40 रुपए पे आप पहुंच जाएंगे ना बिजली का बिल देने के लिए, और पेट्रोल अभी 215 पे है, ये भी आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आपका गैस मिल नहीं रहा आपको पाकिस्तान के अंदर, तो सिस्टम में और रह क्या गया? मुझे बताएं, आप तो सर्वाइवल मोड पे भी नहीं है, आप तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट मोड पे अभी इस वक्त चले गए आप। और ये जो आपस की ये जो लड़ाई लगी हुई है इक्तदार की, ये इक्तदार की लड़ाई कब तक आप लड़ते रहेंगे? ये किस वक्त, इसमें क्या है मुझे बताएं आप। कोई रजामंद हो रहा है कहीं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट? वो तो सब लगे हुए हैं कि मेरी पार्टी आए पार के अंदर, और भाई तुम्हारी पार्टी आएगी। मुझे बताओ, ये जो इकोनॉमी नीचे गई है, 3 दिन पहले आपका 1200 पॉइंट पे तो आपका स्टॉक एक्सचेंज चला गया था। व्हाट डिड दैट रिफ्लेक्ट? आप बिल्कुल इस वक्त आपका जो एक्सपोर्ट है वो हो नहीं रही, इंपोर्ट आप ला नहीं रहे। $300 मिलियन का आपका पाउंड का ये जो पड़ा हुआ है पेरिशेबल आइटम कराची पोर्ट के ऊपर, आपके पास डॉलर नहीं है, वो वहां पेरिश हो रहा है। तो मुझे बताएं आप करेंगे क्या? आप रिकवरी कहां से लेके आएंगे? ये को सोच रहे हैं, या तो सिर्फ पार्लियामेंट की बात हो रही है कि मैं पार्लियामेंट में कैसे आऊं और कैसे जाऊं और कैसे रहूं? दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। और इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि अगर हमने संजीदगी ना दिखाई और बड़ी जल्दी ना दिखाई और एक दूसरे से बैठ के डायलॉग ना किया, तो आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएंगे। तो फिर मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ये जो कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल शूटर कोई नहीं होगा। नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। और ये हेडमास्टर जो है ये आके बैठ जाएगा और फिर ये हिलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बात, क्योंकि वो जितनी ढील और जितनी गंदी पॉलिटिक्स अब हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि ना आपने ना हमने ऐसी गंदी पॉलिटिक्स देखी है। 50s के अंदर भी आपने देखा वो चुंद्रीकर का मॉड्यूल किस तरह ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन आज इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, आपके घर के अंदर दहशतगर्द आ गए हैं। अभी आपने जिक्र किया एक्सप्लोजन का, आपके चमन पे क्या हो रहा है, बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है, और हम इक़्तिदार के पीछे लगे हुए। यार खुदा के लिए कुछ तो सोचे यार। ठीक है राजा साहब, आप कोई रहनुमाई करें। आईनी कानूनी सियासी रास्ता खराब होता दिखाई देता है। पीजे मीर साहब तकरीबन ऐसी बात ही कर रहे हैं। बड़ा क्लियर है। एक तो आप अपनी इकोनॉमी को देखिए,
क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि हम मैक्सिमम 1 माह और आगे जाएं इसी हालात में? हम आईएमएफ से मजीद, जो आईएमएफ है इस वक्त इसहाक डार से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कथन नहीं है, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में गैस ऑलमोस्ट बिल्कुल जखायर उसके खत्म हो गए हैं, तो क्या इन्हीं के हाथ में ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या इससे कोई नतीजा हमें आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है कि जब फोकस ये है कि फोकस पाकिस्तान नहीं है? राजा साहब, अगर कोई एक इंटरिम सिस्टम आ गया 3-4 महीने के लिए, तो आप मजीद खराब होता नजर नहीं आता आपको? देखिए, अब इंटरिम सिस्टम तो तब होगा कि जब ये लोग आपस में मिलकर नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर आप देखिए ना, अगर ये भी नहीं, असल बात तो आपस में करीब बैठने की है ना जी, तो फिर इंटरिम सिस्टम ऐसा जो होगा कि इंटरिम सिस्टम के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होगी कि वो 2 या 3 माह में इस चीजों को ठीक कर ले। फिर ये सियासतदान देखते रहे कि जी वो इंटरिम सिस्टम कब तक चलता है, और उस इंटरिम सिस्टम में जो आप कह रहे हैं जी टेक्नोक्रेट्स कहां से आते हैं, फिर जब आपने पैसे लेने हैं तो फिर आईएमएफ आपको टेक्नोक्रेट्स भी देगा, जब आपने मदद लेनी है तो फिर आपको वो बंदे भी देंगे, और फिर ये एक कॉस्मेटिक सोल्यूशन होगा, टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जैसे चाइना आपसे बात करता है, जैसे आपसे सऊदी अरब बात करता है, यूएई बात करता है कि जी अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आइए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, एंड द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज कि ये क्या हो रहा है कि जनाब पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी को जो बैठे हुए वहां पे जिनके नंबर्स क्लियर हैं, उनको अगर डिनोटिफाई किया जाता है मरकज में, तो इस चीजों का अब जो राजा साहब नंबर क्लियर है तो असेंबली में लाके दिखा दें नंबर क्लियर है, इसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए, अब यही जंग हुई ना, यही जंग हुई कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया पीडीएम की तरफ से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने 186 का नंबर पीडीएम ने शो करना था। जब उन्हें समझ आ गया कि जनाब 186 तो हम शो नहीं कर पाएंगे, लेट देम, उन्होंने गवर्नर साहब की तरफ से आ गया लेटर कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आप 186 लें। अभी इसमें मैटर चला गया है हाई कोर्ट में। अच्छा, वो 186 नहीं शो कर पा रहे ना, ये भी मसला आ गया। अब 186 दोनों नहीं शो कर पा रहे, एक के पास तो पूरे जमहूरियत का क्राइसिस ये है, ठीक बात कह रहे हैं। मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में बेंच टूट गया कि एक जज ने कहा कि मैं तो वकील रहा हूं इनमें से एक फरीक का, तो मैं कैसे इसको सुनूं। ठीक बात है, बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। मैं कहा करता हूं गंद क्रिएट हो गया है, अंग्रेजी में कह रहे हैं मेस हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन उर्दू में तो मुझे यही लगता है गंद पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू यानी कि हमेशा की तरह हम कंफ्यूज हैं, एज ए नेशन कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज होने का मतलब ये नहीं कि हम अगर क्लियर भी हैं तो कहीं ना कहीं जाके कोई रुक जाता है। मसला हल के तौर पे कोई कहता है इलेक्शन करा लो, मसले का हल है, दूसरा खड़ा होकर बता देता है इलेक्शन कराने से मसला हल नहीं होगा बल्कि और पसीदा हो जाएगा, किसी ने माने नहीं सर। कोई कहते हैं जी कि हुकूमत बात मान दे तो ये मसला हल हो जाएगा, दूसरे कहते हैं नहीं, वो जो सड़कों पर हैं वो पार्लियामेंट में आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। तीसरे कहते हैं देखो डरो, आपस में मिल बैठो, कुछ ना कुछ हल ढूंढ लो, कुछ तो और कुछ लोग की पॉलिसी पे गामजन हो जाओ, वरना गैर सियासी कुव्वतें आ जाएंगी, फिर तुम्हारे लिए और मसला पैदा होगा। पीजे मीर साहब, अब हम आखिरी सेगमेंट पे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे? मीर साहब, ये जो गड्ढा है ना, ये जो गड्ढा है इकोनॉमी का, ये फंस गया है, और इसके अंदर जब तक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों धक्का लगा के नहीं चलाएंगे, ये दलदल से बाहर नहीं निकालेंगे। ये लोगों को नहीं कोई बताता कि भाई आप आईएमएफ की बात करते हो, वर्ल्ड बैंक की बात करते हो, वो आपसे डॉलर मांगते हैं, आपकी इकोनॉमी है रुपया, आपका रुपया कहां चला गया, डॉलर कहां चला गया, आप कैसे पैसे दोगे उसको? ये तो आपको अपने शिकंजे के नीचे रखते हैं, क्योंकि ये तो मांगते हैं डॉलर, ये तो मांगते हैं पाउंड, ये तो मांगते हैं येन। हमारा रुपया नीचे गिर रहा है, और वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारा इकोनॉमिक जो मैनेजर्स हैं वो इसको सही तरीके से संभाल नहीं सक रहे। अगर आपको याद हो कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बीच में $80 से $150 का डॉलर हुआ, आपकी मैनेजमेंट नहीं थी, आपके पास
हर किस्म की लिक्विडिटी मौजूद थी, लेकिन आपके मैनेजर्स कोई नहीं थे, वहां पीपल्स पार्टी मार खा गई। सो द क्वेश्चन इज, आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स पक्के होने चाहिए, उनको अपीजमेंट किसी की नहीं करनी चाहिए, नेशनल अपीजमेंट होनी चाहिए। हम करते हैं पार्टी अपीजमेंट, पार्टी अपीजमेंट में मुल्क नहीं चलते। ये ब्राउनी पॉइंट्स जो है एक पार्टी या दो पार्टी जो लेती है, ये सबके लिए इसको लेने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं लेना चाहिए। क्यों? तख्ती मेरी होनी है, तुम्हारी नहीं है। हमारे ईगोस बहुत बड़े हैं, नेशनल इंटरेस्ट हमारा बहुत छोटा है, इसीलिए ये बड़ा मुल्क है, छोटी सोच है। सोच को बड़ी अच्छी बात है जी, बड़े मुल्क हैं और हमारी सोचें छोटी हैं। क्या हल किया जाए इम्तियाज आलम साहब? मुझे मालूम है कि आप इस वक्त सफर में हैं और वहां हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे जी? भाई देखिए, इकोनॉमिक मेजर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, उसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक ये होता है, इतना होता है कि भाई वो किसके इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं। ये तीनों पार्टियां IMF के प्रोग्राम पे चलती रही हैं। इमरान खान पे इतराज ये है कि उन्होंने IMF से प्रोग्राम किया, उसे तोड़ दिया, जिसके बाद से मुश्किल में फंस गए। ये जो बात है कि भाई जो हमें IMF की जो शराइत है वो बड़ी सख्त है, यकीनन सख्त है। भाई आप कबूल न करें, लेकिन अगर आप कबूल न करें तो आपके पास तो $6 बिलियन रह गए। मतलब आप डिफॉल्ट का क्या मतलब है? कि जो कह रहे थे पीजे मीर कि आप की बंदरगाहों पे सामान पड़ा है और आप पेमेंट करके उस सामान को नहीं उठा पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि आपके पास ज़रिए मुबादला ही नहीं है। अब तो मैं जो कह रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1, आप 5,000 रुपए का नोट डिमोनेटाइज कर दें, आप जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो आप टेक ओवर कर लें, जिस तरह आपने जब बम वाक़े किए थे तो आपने टेक ओवर कर लिया था और आप डिफॉल्ट से बच गए। तीसरा, कोई 5-6 खरब रुपए की 5 खरब रुपए की बरात और जो एग्जम्पशन और रायतें दी हुई है आपने एलीट को, उमरा को, वो वापस ले लें। आपके ये जो नुकसानात हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस के, इसके बारे में आप जीरो टॉलरेंस करें। क्यों आपकी जो गैस है उसका भी 1400 अरब रुपया हो गया है, 600 अरब रुपया PSO का हो गया है सर्कुलर डेट। ये जो स्टेट कॉरपोरेशन की जो ब्लीडिंग हो रही है उसे आप सख्ती से रोकें, उन्हें रिफॉर्म करें या उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक बात है, आपकी बातें बड़ी सुन लेना, अभी सुन लें और भी भाई, खत्म होने वाला वक्त है, जल्दी से कर दीजिएगा। भाई ये जो पाकिस्तान में इलीट स्टाइल है ब्यूरोक्रेसी का, भले सिविल है, मिलिट्री है, इतने अल्ले तल्ले हैं, इतने मजे हैं, मौज मेले हैं, DHS बन रहे हैं और ये सारे हर तरफ बिजनेस और कारोबार फैल रहे हैं, ये बंद करें आप। ठीक बात आपकी, ठीक बात है जी। राजा साहब क्या कहेंगे आप इस सूरत पे? राजा आमिर अब्बास साहब, आवाज को आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। जी आप फरमाइएगा, वक्त बहुत कम है, जरा मुख्तसर तौर पे बताइएगा क्या सूरत हाल है हमारे पास। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें की इम्तियाज साहब ने और टू द पॉइंट की, लेकिन ये मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है या जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है, मैं तवक्का नहीं करता कि वो ये करेंगे। वो तो ये सोच रहे हैं कि जी मियां साहब ने आना है, हमने और सस्ता करना है, हम पेट्रोल पे और सब्सिडी देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, फिगर्स वो अपने दुरुस्त दे नहीं दे। तो अल्टीमेटली अगर हमें इसी सिस्टम में भी चलना है तो इस सिस्टम में भी चेंजेस लाई जा सकती हैं। इस सिस्टम में भी हम बैठ के फैसला कर सकते हैं कि जी कौन से ब्रेन्स हैं कि जिनको लाके थोड़ा सा हम आगे चल सके। लेकिन जो आज के दिन में सिस्टम है, कतई ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये फेलियर की तरफ। ठीक बात है राजा साहब, बिल्कुल। आगा मसूद हसन साहब, क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और IMF का मसला नहीं है। हम तो 18-19 मरतबा गवर्नमेंट जो है IMF के पास गई है और IMF से मदद ली है। ये मैं बता दूं कि जो मौजूदा सेटअप है इसके प्लानिंग कुछ और है और ये कोई मारूफ तरीके से इक़्तिदार पे नहीं आए हैं, ये गैर मारूफ तरीके से आए हैं और ये इनसे हुकूमत समझ नहीं रही। और जिस तरीके से हुकूमत नहीं समझ रही, आप देख लीजिए डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है।
गैस की कीमत देख लीजिए, बिजली की कीमत देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से देंगे पैसे। कराची में आप देखें कि आए दिन जो है डकैती होती है, तो तालिब इल्म मारे जा रहे हैं रेजिस्टेंस जब करते हैं अपने मोबाइल के सिलसिले में। तो ये जो गुर्बत है और जिस तरीके से महरूमी है और उसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, तो आप देखें फिर क्या होगा। ये ठीक तो बात है जी। मतलब आगा साहब, आप वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अब मेरी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, हमने मजीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। शायद कन्फ्यूजन में से कहते हैं ना जी, हजूले से बनता है कोई शक्ल बनती है। ये जो सारा केओस है, इसी से भी एक शायद वो नक्शा निकल आए जो पाकिस्तान के लिए सही तौर पर हो। हमें सोचते रहना चाहिए, गौर करते रहना चाहिए, और मिल बैठकर अगर हम इज्तिमाई तौर पर सोचने के अमल को जारी रखेंगे तो मंजिल दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।